गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लीजिए ये क्या है, एक समुद्र तल है, किसी समुद्र का तल है ये, और इस तल से वो क्या कर रहा है, 5000 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 5000 मीटर। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी, जैसे ये 5000 मीटर ऊपर है, ऐसे ही किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए ये एक बिंदु पर आ चुका है यहाँ, तो ये क्या होता है, इस समुद्र तल से ठीक इस बिंदु के नीचे, ये तो कितना है, वही 5000, यहाँ लगभग कितने नीचे, 1200 मीटर। 1200 मीटर नीचे कोई एक पनडुब्बी है, उसकी क्या है, ठीक ऊपर है। तो हमें क्या करना है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जो अगर हम चित्र बनाएं तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये एक समुद्र का तल है, इस समुद्र तल से एक विशिष्ट बिंदु, मान लीजिए ये है, यहाँ से समुद्र तल से ये जो आपका हवाई जहाज है, ये तो है 5000 मीटर ऊपर, और जो पनडुब्बी है वो कितने नीचे है, वो है 1200 मीटर नीचे। अब मान लीजिए ये आपके पास मैंने कोई पनडुब्बी बना दी है, ये 1200 मीटर ऊंची है, 1200 मीटर नीचे है, और ये मैंने कोई हवाई जहाज बना दिया है। ये हवाई जहाज क्या है, ये हवाई जहाज 5000 मीटर ऊपर है यहाँ से। तो इसके और इसके बीच में कितनी दूरी हो चुकी है अब, तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे। इसका मतलब है 5000 में क्या करोगे, 1200 को जोड़ दोगे। तो जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 0, 0, 2 और 6। तो आपके पास आ जाएगा 1200 मीटर, सॉरी 6200 मीटर। देखते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले लिखते हैं आंसर, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की कितनी ऊंचाई है, 5000 मीटर। फिर उसी समुद्र तल से हवाई जहाज की जो गहराई है, सॉरी यहाँ काट के कर लेना, पनडुब्बी, पनडुब्बी की गहराई कितनी है, 1200 मीटर। तो आपको निकालनी है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। तो 15, इसमें 5000 में क्या करोगे, 1200 को ऐड कर लोगे, तो 5000 प्लस 1200, और जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में 200 जमा करता है और क्या करता है, अगले दिन इसमें से वह 1642 निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, मान लीजिए उसने क्या किया है, जो धनराशि निकाली है उसको अगर मैं ऋणात्मक चिन्ह से रिप्रेजेंट करूं, तो जो मैंने धनराशि उसमें जमा की थी तो वो किस चिन्ह से रिप्रेजेंट होगी, तो आपको वही निकालना है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष धनराशि कितनी रह जाएगी। अगर आपके द्वारा जमा की गई राशि धनात्मक है तो निकाली गई ऋणात्मक होगी। जैसे मैंने संख्या पद्धति समझाई थी कि अगर आपके पास ये निश्चित बिंदु है, अगर आप लेफ़्ट चलते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर आप राइट चलते हैं, अगर आप लेफ़्ट चलते हैं इस बिंदु से, अगर आप राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव, लेफ़्ट चलते हैं तो नेगेटिव, ऊपर चलते हैं तो भी पॉजिटिव और नीचे चलते हैं तो
नेगेटिव। सेम वैसे ही अगर आप जमा करते हैं तो जमा का चिन्ह आएगा, और अगर आप धनराशि निकालते हैं तो निकालने का मतलब होगा कुछ ना कुछ उस अकाउंट से कम होगा, तो कम का मतलब होता है आप उसमें से घटा का चिन्ह लगाओगे, अर्थात धनराशि क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो जमा की गई राशि जब निकाली गई राशि ऋणात्मक चिन्ह से रिप्रेजेंट हो रही है, तो खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। उसके बाद निकासी के पश्चात मोहन के खाते में जो शेष धनराशि है वो कितनी रह जाएगी। सबसे पहले तो उसके अकाउंट में कितने रुपए थे, उसके अकाउंट में सबसे पहले थे 2000, और उसने निकाले कितने, उसमें से 1642। तो बचे कितने, आप इसे घटाओगे, इधर से हासिल लोगे यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10। 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8, यहाँ बच जाएंगे 9। 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, यहाँ 9 बचे हुए हैं, तो 9 में से 6 जाने के बाद 3। चूँकि यहाँ से हासिल आपने यहाँ ले लिया था तो आपके पास यहाँ 1 बचा, तो 1 में से 1 जाने के बाद 0। इसका मतलब है अब मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस शेष होगा, 358 रुपये। तो सॉल्यूशन देखते हैं। खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष धनराशि होगी कि आप 2000 में से माइनस कर दोगे 1642 को, तो बचेंगे 358 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रीता ए बिंदु से पूर्व की ओर बी बिंदु तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए ये कोई मैं लाइन बना दूं, यहाँ ए है, वैसे तो मैंने नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझाया हुआ है, वहीं से देखते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ। तो रीता ए बिंदु से पूर्व की ओर बी बिंदु तक 220 किलोमीटर दूरी तय करती है। वो क्या करती है, इस बिंदु से बी बिंदु तक, ये जो दिखा रखा है ये दूरी लगभग कितनी है, 20 किलोमीटर है बी तक। इसके बाद क्या करती है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब क्या करती है, वो इस बिंदु बी से, पहले तो पूर्व की साइड चली थी, अब वो क्या कर रही है, इस बिंदु बी से पश्चिम की ओर जा रही है, और कितना, लगभग 30 किलोमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, यदि हमने पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से, अगर मैं इस 20 को क्या करूं, प्लस चिन्ह से रिप्रेजेंट करूं, और पश्चिम की तरफ चली गई दूरी को माइनस चिन्ह से, तो अब मुझे ये बताना है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति आप कैसे निरूपित करोगे, अंतिम स्थिति तक किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें इसको जोड़ देना है और आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को अगर हम क्या करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो हमें क्या करना है, पूर्व की ओर तय की गई दूरी कैसी हो जाएगी, प्लस के 20। तो बिंदु बी से उसकी अंतिम स्थिति कुछ इस प्रकार होगी कि सबसे पहले तो पूर्व की ओर गई थी बिंदु बी तक, फिर माइनस करेंगे बी से, वो 30 किलोमीटर किधर गई थी, पश्चिम की साइड, सबसे पहले वो इधर गई थी और फिर उसके बाद गई थी इधर। तो अब आप दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, प्लस 20, इसमें से घटाओगे माइनस के 30, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 30 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 30 जो है वो एक बड़ी संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक उदाहरण भी मैं आपको एक होमवर्क के रूप में दूंगी, एक क्वेश्चन, वो आपको करके देखना है। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक वितरण की संख्याओं का योग समान होता है। मान लीजिए ये तो आपकी होती है पंक्तियाँ, जो ऐसे पड़ी हुई होंगी तो वे होंगी आपकी पंक्ति, जो ऐसे खड़े होंगे तो वे क्या होंगे, आपके स्तंभ, और जो ऐसे तिरछे होते हैं वो कहलाते हैं आपके विकर्ण। तो ध्यान रखना। तो बताइए कि निम्नलिखित में से
कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले पंक्तियों को जोड़ते हैं। जैसे इसमें 5 में ये जोड़ना होता है और ये, फिर नेक्स्ट दूसरी पंक्ति ये जोड़ती, -5 में -2 और 7। तीसरी पंक्ति के लिए 0 में 3 और -3। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, पंक्तियों को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको जोड़ना होता है स्तंभ को। स्तंभ जोड़ने के बाद में आपको इस विकर्ण को जोड़ना होता है और फिर उसके बाद इस विकर्ण को। अगर आपके पास जोड़ने के बाद सभी संख्याएं समान आती हैं तो इसका मतलब है आपके पास ये वर्ग एक क्या होगा, मायावी वर्ग होगा। और अगर आपके पास कोई भी या तो एक विकर्ण रह जाए या कोई पंक्ति रह जाए या कोई स्तंभ रह जाए जो अन्य संख्याओं के योग के बराबर न आए, तो इसका मतलब है आपका ये वर्ग मायावी नहीं है। तो देखते हैं ये हमारे पास जो वर्ग दिया हुआ है ये मायावी है या नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहली पंक्ति की संख्याओं का योग। पहली पंक्ति की संख्याओं का योग देखिए, पहली पंक्ति में क्या क्या है, पहली पंक्ति में है 5, -1 और -4। तो मैंने लिखा है 5 + -1 + -4 बराबर 5 + -1 + -4। तो 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है 4 और 1 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, क्योंकि हमारे पास माइनस के जो 4 है वो एक माइनस का जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का आएगा और यहाँ 4 जो है वो बड़ा है। तो 5 आपके पास प्लस के हैं और 5 आपके पास माइनस के हैं, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे और क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब है पहली पंक्ति का योग कितना आया आपके पास, 0। ये पहली पंक्ति का योग आ चुका है यहाँ पर 0। फिर आप निकालते हैं दूसरी पंक्ति की संख्याओं का योग। दूसरी पंक्ति में जो संख्याएं हैं आपके पास, देखिए दूसरी पंक्ति में क्या क्या संख्याएं हैं, -5 -2 और 7। तो इनको जोड़ते हैं, -2 -5 -2 + 7। तो जिस टाइम आपके पास -5 और -2 और +7 हैं तो ये माइनस और माइनस प्लस होंगे, 5 और 2 7, 5 का चिन्ह आ जाएगा, चूँकि 2 और 5 में 5 बड़ा है, प्लस के 7। तो 7 से 7 कटेगा और कितना बचेगा, 0। नेक्स्ट होता है तीसरी पंक्ति में संख्याओं का योग। तीसरी पंक्ति में देखिए आपकी क्या संख्याएं हैं, तीसरी पंक्ति में हमारी संख्याएं हैं 0 3 और -3। तो योग कुछ ऐसे होगा, 0 + 3 माइनस ब्रैकेट में लगाओगे, फिर 0 + 3 ±-3। तो ये तो 0 है ही, ये से कटने के बाद क्या होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग, यह आ चुका है 0। अब तक तो आपने सारी पंक्तियाँ ले ली हैं, पंक्तियों का मतलब है अभी तो आपने ये रो ली है सबसे पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर ये ली है, फिर तीसरे नंबर पर ली है ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है स्तंभ। इसका मतलब है सबसे पहले आप इन सारों को जोड़ोगे, फिर उसके बाद इनको जोड़ोगे और इनके बाद इनको का योग लगाओगे। तो पहले स्तंभ में देखते हैं 5 -5 और 0। तो लिखा हुआ है पहले स्तंभ की संख्याओं का योग। 5 जोड़ प्लस माइनस माइनस होता है तो आप सीधे सीधे लिख देंगे -5 + 0। 5 से 5 कटा तो कितना बचा, 0। उसके बाद चलते हैं दूसरे स्तंभ की संख्याओं का योग। दूसरे स्तंभ में संख्या है एक तो -1 -2 और 3। इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आपके पास माइनस और माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना होगा, 3। चिन्ह वही आएगा आपका, जो बड़ी संख्या है माइनस का आ गया है, प्लस के 3। तो आपके पास दोनों ही एक दूसरे के क्या है, उतने ही तो आपके पास प्लस के हैं और उतने ही आपके पास माइनस के हैं, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद होता है तीसरे स्तंभ की संख्याओं का योग। तीसरे स्तंभ में देख लेते हैं एक बार क्या क्या संख्या है हमारे पास। तीसरे स्तंभ में है -4 7 और -3। तो जब आप इनको जोड़ते हो -4 + 7 -3, तो सबसे पहले आप इसमें इसको जोड़ लेना, ये -4 है, ये -3 है, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 7 और प्लस के 7। ये भी एक दूसरे से काटने के बाद कितना आएगा, 0।
तो देखिए ये लिखा हुआ है तीसरे स्तंभ की संख्याओं का योग। हमारे पास कितना चुका है? 0। अब नंबर आता है पहले विकर्ण का। तो पहले विकर्ण का विकर्ण देख लीजिए क्या होता है एक बार। ये जो क्रॉस होता है तिरछा, इसको बोला जाता है विकर्ण, और ये भी क्या होता है? विकर्ण। तो सबसे पहले तो आप योग लगाओगे किसका? इस विकर्ण का, और फिर योग लगाओगे इस विकर्ण का। देखते हैं वो भी 0 आता है या नहीं। तो यहीं पर देख लीजिए, सबसे पहले आपने लिखा है -5 में जोड़ा कितना? -2, इसमें जोड़ा -3। ये आपका पहला विकर्ण है। तो 5 + -2 + -3, 5 माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -3 है। तो -3 और -2 -5 कटने के बाद ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब है हमारे पास जो पहला स्तंभ है वो कितना आ जाएगा? हमारे पास पहला स्तंभ ये भी क्या आ जाएगा? 0। अब दूसरा स्तंभ देखते हैं, ये वाला स्तंभ। हमारे पास यहाँ क्या क्या संख्याएं हैं? -4, इसमें हमें जोड़ना है -2 और इसके अंदर प्लस करना है 0। तो -4 + -2 + 0। तो यहाँ देखने से हमें क्या मिलता है? यहाँ देखने से हमें मिलता है, ये हमारे पास संख्या दे देता है -6। अभी हमारे पास देखने से हमें ये पंक्ति किसके बराबर आई थी? 0 के। ये पंक्ति भी किसके बराबर आई थी? 0 के। ये पंक्ति भी किसके बराबर आई थी? 0 के। ये जो स्तंभ था ये हमारा, ये भी 0 के बराबर। ये वाला स्तंभ भी 0 के बराबर। ये भी स्तंभ 0 के बराबर। ये वाला जो विकर्ण है ये भी किसके बराबर आया था? 0 के। लेकिन जब हमने इस वाले विकर्ण को जोड़ा है तो ये हमारे पास आया -6। इसका मतलब है हमारे पास ये जो वर्ग दिया हुआ है यह है वर्ग मायावी नहीं है। अगर हमारे पास ये जो -6 आया हुआ है इधर भी अगर 0 आ जाता तो फिर हमारा क्या हो जाता? ये वर्ग एक मायावी वर्ग बन जाता। लिखा हुआ है, इसको देखना यहाँ पर। यह वर्ग मायावी नहीं है क्योंकि इसकी विकर्ण संख्याओं का योग समान नहीं है। एक विकर्ण 0 है तो दूसरा विकर्ण हमारे पास -6 आ गया है। तो यह वर्ग मायावी नहीं है। आज आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको पता लगाना है क्या यह वर्ग एक मायावी वर्ग है या नहीं। तो आप बताइएगा मुझे कि ये वर्ग मायावी है या फिर नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।